नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है कि भारत में 14 और उसके पश्चात 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो हम याद रखें 1969 और 1980। 1969 में सबसे पहले 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके पश्चात 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा घटक करारोपण से प्रभावित होता है। हम जानते हैं कि कर हमारी आय को कम कर देता है और आय कम होने से हमारा उपभोग और हमारी बचत प्रभावित होती है। तो इसमें जो दिए गए हैं विकल्प उत्पादन, ये गलत है। बी इसका ऑप्शन सही है, उपभोग। करारोपण से उपभोग प्रभावित होता है। यदि कर की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए तो हमारा उपभोग कम हो जाएगा। यदि कर की मात्रा को कम कर दिया जाए तो हमारा उपभोग बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्यात्मक साख नियंत्रण की विधि है। तो इसमें दिए गए हैं विधि नहीं है। कौन सी संख्यात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। पहला है बैंक दर। बैंक दर हम जानते हैं कि परिमाणात्मक या संख्यात्मक साख नियंत्रण की विधि है। दूसरा नोट निर्गमन। यह जो है नोट निर्गमन या नोट निकालने की विधि है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये इसका गलत है। परिमाणात्मक जो साख नियंत्रण की रीतियां हैं वो खुले बाजार की क्रियाएं हैं। परिवर्तनशील कोषानुपात भी है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा प्रसार में करारोपण क्या करना चाहिए। करारोपण की दरों को बढ़ाया जाना चाहिए या घटा देना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मुद्रा प्रसार में लोगों के पास मुद्रा अधिक होती है और मुद्रा का व्यय अधिक होता है। मुद्रा खर्च की जाती है। इससे यदि हम मुद्रा प्रसार को रोकना है तो करों की मात्रा को बढ़ा दें। इससे मुद्रा प्रसार कम हो जाता है। तो इसका जो विकल्प सही विकल्प है कि मुद्रा प्रसार में करारोपण बढ़ा देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस कर का विवर्तन होता है। तो इसमें इसका सही विकल्प है अप्रत्यक्ष करों का विवर्तन होता है। किस प्रकार के करों का विवर्तन होता है। तो अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो दूसरे पर टाले जाते हैं, डाल दिए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का विवर्तन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष करों का विवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त। और इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। तो ये प्रोफेसर कीन्स का कथन है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण तो है किंतु मुद्रा संकुचन सबसे अधिक बुरा है। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक बैंक का कार्य क्या है। तो व्यापारिक बैंक का कार्य जमा प्राप्त करना है, लोगों को ऋण देना है और संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प है वो डी सही है। अगला प्रश्न है कि साख नियंत्रण का उद्देश्य क्या है। तो हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति का उद्देश्य है आंतरिक मूल्यों को स्थिर रखना और व्यापार शक्ति को नियंत्रित रखना। तो इस प्रकार से इसका विकल्प सी सही है। उपरोक्त दोनों आंतरिक मूल्य स्तर में स्थिरता और व्यापार चक्रों का
नियंत्रण। अगला प्रश्न है कि लोक वित्त का उपकरण है, तो लोक वित्त का जो उपकरण है वो करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और सार्वजनिक ऋण है। तो इस प्रकार से ये तीनों विकल्प सही है। तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न है कि करारोपण का अनुकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? करारोपण से पहला विकल्प है कि कार्य और बचत करने की योग्यता। तो हम जानते हैं कि करारोपण से कार्य और बचत करने की योग्यता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला है कि कार्य और बचत करने की इच्छा, इस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। रोजगार सृजन करारोपण का, इस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। और इसका जो सी है ऑप्शन की आय की असमानता घटती है। करारोपण से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, आय की जो असमानता है वो दूर होती है। तो करारोपण का जो अनुकूल प्रभाव है वो आय की असमानता को घटाने पे होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम जानते हैं कि सार्वजनिक आय का मुख्य स्रोत कर होते हैं। अगला प्रश्न है कि पीकॉक वाइजमैन परिकल्पना के अनुसार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, तो इसका सही विकल्प है कि निरंतर होती है, सीढ़ी की तरह होती है। तो इसका विकल्प जो है वो सी सही है। अगला प्रश्न है कि विकासशील राष्ट्रों में सार्वजनिक व्यय की भूमिका क्या है? तो विकासशील राष्ट्रों में सार्वजनिक व्यय के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आधारभूत संरचना का विकास किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प है डी, ये सही है। अगला प्रश्न है कि वस्तु के बदले में वस्तु के विनिमय को क्या कहा जाता है? तो ये प्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है और इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। हम जानते हैं कि विनिमय दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष विनिमय जिसमें वस्तु के द्वारा वस्तुएं ली और दी जाती हैं, और दूसरा है अप्रत्यक्ष विनिमय जिसमें मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का क्रय किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से कारण से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी? मांग बढ़े और उससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो, अर्थात मांग तभी बढ़ती है जब व्यक्तिगत आय बढ़ती है। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प है उसका सही विकल्प बी है, मौद्रिक आय में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि, इससे मुद्रास्फीति कम होती है। उत्पादन लागत में वृद्धि, इससे भी मुद्रास्फीति होती है, मगर वो लागत वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। मगर मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है वो मौद्रिक आय में वृद्धि से होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।